पुस्तक लेकर बैठें तो भी सुविधा हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया भाषा क्या है। परिचय, भाव विचारों को व्यक्त करने वाले सार्थक ध्वनि समूह को भाषा कहते हैं। सार्थक ध्वनि समूह, ध्वनियां विविध प्रकार की हम सुनते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं भी होता। यंत्रों की ध्वनि, प्रकृति की बादलों की गड़गड़ाहट, हवा, वायु की सरसराहट, वायु के चलने की ध्वनि, विविध यंत्रों की ध्वनि, पक्षियों, कीट पतंगों की ध्वनि। ध्वनि तो वो भी है, उसका अपना महत्व भी है, पर उसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता कि उस ध्वनि को आप बोलकर कहें कि ये उच्चारण आपने किया तो इसका ये अर्थ होगा। इसलिए उसे भाषा नहीं कहते। भाषा हम उसे कहते हैं जो निश्चित वर्णों का क्रम उच्चारण होता है और उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। उससे हम समझ जाते हैं कि उस बात को, ध्वनि को व्यक्त करने वाला, कहने वाला व्यक्ति हमें क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, उसको भाषा कहते हैं। तो जितनी भी भाषाएं हैं, संस्कृत आदि विभिन्न भाषाओं में कुछ निश्चित ध्वनियां हैं जिनके अर्थ निश्चित हैं। हमने कुछ ध्वनि समूह निश्चित किए हैं, उनके अर्थ निश्चित कर दिए हैं, और इससे हम जान जाते हैं जब कोई उस शब्द को बोलता है, ध्वनि समूह अर्थात शब्द छोटा बोलता है, तो वो क्या कहना चाहता है हम समझ जाते हैं। किसी ने पृथ्वी कहा तो पृथ्वी का एक अर्थ निश्चित है, हम समझ जाते हैं। कोई सूर्य कहता है तो सूर्य का एक अर्थ निश्चित है, हम समझ जाते हैं। कोई चलना कहता है तो हम उसका एक अर्थ निश्चित है समझ जाते हैं। तो उस ध्वनि समूह का एक अर्थ निश्चित कर दिया गया है किसी भाषा विशेष में। ये स्पष्ट है कि यह निश्चित अर्थ किसी भाषा विशेष में निश्चित हुआ है, यह कोई प्राकृतिक सत्य नहीं है। यह जानना आवश्यक है। यह संसार की सभी भाषाओं के लिए सत्य है और संस्कृत के लिए भी सत्य है। संस्कृत भी इसमें अपवाद नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि हम कहें कि संस्कृत में इस शब्द को जब भी कोई बोलेगा तो बिना संस्कृत भाषा को जाने पढ़े उसका अर्थ सब लोग समझ जाएंगे। कोई प्राकृतिक ध्वनि नहीं है। जो भी शब्द हम बोल रहे हैं उसके अर्थ निश्चित हैं, वे आपको धातुकोश, शब्दकोश से जानने ही पड़ेंगे, तभी आप उसका अर्थ जान सकेंगे। उसका कोई प्राकृतिक ऐसा नहीं है कि सभी लोग जानते ही हैं, वे भाषा से, संस्कृत भाषा से परिचित हो या नहीं, ऐसा नहीं। तो ये अर्थ परंपरा से निश्चित हो गए हैं कि ये ध्वनि, ये शब्द जो हम बोलेंगे उसका ये अर्थ होगा। कह सकते हैं स्वाभाविक रूप से परंपरा से बोलते बोलते वो प्रचारित हो गए, निश्चित हो गए, और उनको संग्रहित करके विद्वानों ने शब्दकोश, धातुकोश आदि बना दिए, जिससे अन्य लोगों को उसे समझने में सुविधा हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से तो सभी शब्दों से परिचित नहीं हो सकता, तो उसके लिए हमें कोश, व्याकरण आदि की रचना करनी पड़ती है। उसकी सहायता से उसे समझने में सरलता हो जाती है। आगे है भेद। भाषा के भेद। भाषा क्या है ये जानना आवश्यक है। यहाँ पर भाषा शब्द भी भाष धातु से बनेगा। इसका अर्थ है बोलना। बोलना कहना है, उच्चारण करना है, आपको कुछ कहना पड़ेगा तब भाषा होगी। अर्थात भाषा मूलतः बोलने की बात है, लिखने की नहीं। भाषा का मुख्य रूप जो है वो बोलना है। भाष धातु का अर्थ बोलना है। इसी से भाषण शब्द बनता है। बोलते हैं, जो कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वो भाषण है। तो भाषा का अर्थ बोलने से है। कोई भी भाषा हम बोलकर व्यक्त करते हैं, उसी से निश्चित होती है कौन सी भाषा बोल रहे हैं।
संस्कृत भाषा का उच्चारण सुनकर हम निश्चित करेंगे कि कौन सी भाषा बोल रहे हैं। संस्कृत को प्राचीनतम जो जानकारी हमें लिपि की यदि बात करें तो सिंधु घाटी की लिपि है प्राचीनतम जानकारी में। जो भी लिपि उपलब्ध है प्राचीनतम वो सिंधु लिपि है। सिंधु लिपि में जो कुछ लिखा गया है उसे यद्यपि पढ़ा नहीं जा सका है, परंतु परिस्थिति जन साक्ष्य अन्य संदर्भों को देखते हुए यही माना जाना चाहिए कि वो भी संस्कृत भाषा को ही व्यक्त करने की लिपि थी। चाहे तो उसे प्राचीन संस्कृत लिपि कह लें, प्राचीन ब्राह्मी लिपि कह लें, इस प्रकार से हम कोई नाम दे सकते हैं चाहे तो अपनी इच्छा से, क्योंकि उसे भी पढ़ा तो नहीं गया है। तो कोई कह सकता है कि हम निश्चित रूप से कैसे कह सकते हैं, तो उसका देश काल मतलब किस स्थान पर मिली है, किस समय की है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि वो भाषा जो हमें प्राप्त हो रही है वो सामान्यतः परंपरागत रूप से इतिहास से जोड़ेंगे तो द्वापर कालीन है, अर्थात वैदिक भाषा है। क्योंकि उस क्षेत्र में उस काल में वैदिक भाषा ही प्रचलित थी अभी तक जितनी जानकारी संसार को है, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि वो भी वैदिक भाषा होगी। जब विद्वान उसे पढ़ सकेंगे तब और स्पष्ट निष्कर्ष प्राप्त होगा। यदि उस समय सिद्ध होता है कि वो वैदिक भाषा नहीं कोई अन्य भाषा है तो हम विनम्रता से वह निष्कर्ष भी स्वीकार करेंगे। और अभी इतिहास और भूगोल क्षेत्र आदि के प्रमाणों को स्थिति को देखते हुए हम मान रहे हैं कि वो वैदिक भाषा थी। अब वैदिक भाषा थी लेकिन पढ़ी तो नहीं जा सकी है, लिपि हमारे समझ में नहीं आ रही। तो लिपि अलग विषय है, भाषा अलग विषय। भाषा का अर्थ बोलने से है, लिपि का अर्थ लिखने से है। एक लिपि में अनेक भाषाएं लिखी जा सकती हैं और एक भाषा को अनेक लिपियों में लिखा जा सकता है। ये अंतर हमें समझना होगा। संस्कृत भाषा को वर्तमान समय में भी यदि हम अपने देश की ही बात करें तो बंगाल में इसी वेद को बंगला लिपि में लिखा जाएगा, उड़ीसा में उड़िया लिपि में लिखा जाएगा, तमिलनाडु में तमिल लिपि में लिखा पढ़ा जाता है, गुजरात के लोग अपने गुजराती लिपि में लिखते हैं। ऐसा नहीं है, पूरे विश्व तो छोड़िए, पूरे भारत में संस्कृत भाषा को एक ही लिपि में नहीं लिखा जाता। ऐसा कोई दुराग्रह हमें करना भी नहीं चाहिए कि पूरे देश या विश्व में संस्कृत भाषा को एक ही लिपि में लिखा जाए। यदि एक सर्वमान्य लिपि हो तो सुविधाजनक है, अच्छी बात है। इतनी उपयोगिता तो हम स्वीकार करते हैं कि यदि एक सर्वमान्य लिपि हो तो लोगों को सुविधा तो होगी, परंतु क्षेत्रीय लिपियों में सब लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, ये सच्चाई है। तो अलग अलग लिपियों में लिखने के बाद भी सबकी भाषा एक है और संस्कृत है, ये सत्य है। उसी वेद को, उन्हीं शब्दों को उन्होंने बंगला में लिखा, तमिल में लिखा, मलयालम लिपि में लिखा, कन्नड़ लिपि में लिखा, लेकिन जब वो उच्चारण करेंगे तो वही बोलेंगे जो हम देवनागरी लिपि में लिख करके पढ़ते हैं, बोलते हैं। उच्चारण उनका बिल्कुल ध्वनि वही होगी जो हमारी होगी। तो जब वही बोल रहे हैं, बोलने में हम भी अग्नि कहेंगे, वे भी अग्नि कहेंगे। वो चाहे पंजाब का व्यक्ति पंजाबी में लिखकर अग्नि बोलेगा, बंगाल का व्यक्ति बंगला में लिखकर अग्नि बोलेगा, केरल का व्यक्ति मलयालम लिपि में लिखकर भी वो अग्नि ही बोलेगा, तमिलनाडु का व्यक्ति तमिल लिपि में लिखेगा और पढ़ेगा तो अग्नि ही बोलेगा। इससे ये स्पष्ट है कि बोलना उच्चारण सबका समान होगा तो सबकी भाषा समान है। भाषा अर्थात बोलना, भाष धातु का अर्थ है बोलना, कहना, ध्वनि करना। तो उच्चारण चूंकि बोलेंगे सब लोग एक समान, इसलिए वो सबकी भाषा एक कहलाएगी। संस्कृत भाषा को अलग अलग लिपियों में लिख रहे हैं। यूरोप के लोगों ने संस्कृत के वो ही अपनी लिपि में भी लिखने का प्रयास किया, भले ही उनकी लिपियां उतनी उत्तम उन्नत नहीं है कि संस्कृत को पूरी तरह से लिख सकें, फिर भी प्रयास किया और पढ़ा भी और अच्छे विद्वान भी हुए।
उनके कुछ विचारों से हम असहमत हो सकते हैं, उनके कुछ निष्कर्षों से हम असहमत हो सकते हैं, उनमें से कुछ के उद्देश्य नकारात्मक हो सकते हैं, फिर भी उन्होंने संस्कृत पढ़ने का प्रयास किया। हम संस्कृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें कोई वैचारिक राजनीतिक मतभेदों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे। तो भाषा और लिपि पर हम बात कर रहे हैं। तो संस्कृत भाषा को विश्व की विविध लिपियों में, विभिन्न देशों में, विभिन्न कालों में लिखा गया। जैसा कि हमने कहा सिंधु लिपि प्राचीनतम लिपि है, वो भी मान लीजिए कि वैदिक भाषा, वेद की ही भाषा थी। उसके पश्चात ब्राह्मी लिपि, उसका कुछ परिवर्तित रूप। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि जो सिंधु लिपि है और जो प्राचीन ब्राह्मी लिपि है मौर्यकालीन, बहुत अंतर नहीं है। थोड़ा सा प्रयास करें हमारे साथी, तो हो सकता है उसे ब्राह्मी लिपि की सहायता से पढ़ा भी जा सके। तो हम कहना चाहते हैं सिंधु लिपि का कुछ परिवर्तित रूप मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि, गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में कुछ और परिवर्तन हो गया। और यही परिवर्तन होते होते क्षेत्रीय आधार पर देवनागरी, उड़िया, बंगला, गुजराती, तमिल, मलयालम, पंजाबी आदि लिपि के रूप में विकसित हो गया, जो आधुनिक में क्षेत्र में विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की लिपियां हैं। मौर्य काल में भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लिपियों में अंतर था, परंतु उनको पढ़ लिया गया तो अच्छी बात है, समझ में आने लगा, लेकिन अंतर था। सिंधु लिपि में भी अंतर है। इतने विशाल क्षेत्र में जो उस समय की सभ्यता हमको मिली है, जिसे एक प्रकार से आप महाभारत कालीन या उससे कुछ पूर्व की सभ्यता कह सकते हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों में उनकी लिपियों में अंतर है। सिंध प्रदेश की लिपि में और पूर्व प्रदेश की लिपि में, महाराष्ट्र और गुजरात की लिपि में अंतर है। जिसे आप सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, उस समय की लिपि में भी वो अंतर है। इतना अंतर विविधता के कारण भी उसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है, पर इतना देख लिया गया है कि अंतर तो है, एक सामान्य लिपि नहीं है, क्षेत्रीय लिपियां हैं। मौर्य काल में भी थी, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में, या कह सकते हैं वैदिक काल या द्वापर युग में जो हमें प्राप्त हुई है लिपियां, उसमें भी अंतर है। मौर्य काल में भी अंतर है, गुप्त काल में अंतर है, परिवर्तित काल में भी अंतर है। लेकिन अंतर धीरे धीरे बढ़ता गया, ये सत्य है। पहले अंतर था पर उतना अधिक नहीं था, ये धीरे धीरे बढ़ता गया, ये भी ठीक है। जैसे गुजराती और नागरी में अधिक अंतर नहीं है। महाराष्ट्र में तो देवनागरी ही एक प्रकार से लिखी जा रही है, नेपाल से महाराष्ट्र तक देवनागरी लिपि है। तो अब ये भी देख लीजिए कि अभी हम आपको बता रहे हैं कि एक भाषा को, उदाहरण के लिए संस्कृत भाषा को अनेक लिपियों में लिखा जा रहा है, तो जो ध्वनि उच्चारण हो रहा है उससे निश्चित हो रहा है कि यह संस्कृत भाषा है। अहम गच्छामि, अहम पठामि, हर कोई बोल रहा है। लिखने के अक्षर उसके अलग तरीके, अलग रूप के हो सकते हैं, लिपि अलग हो सकती है, उच्चारण समान है, इसलिए वो संस्कृत ही लिख रहा, बोल रहा है, हमेशा कहेंगे उसकी भाषा संस्कृत है। अब यदि लिपि पर आए तो एक लिपि में अनेक भाषाएं भी लिखी जा सकती हैं। ये संस्कृत को क्षेत्रीय अन्य लिपियों में लिखा गया। देवनागरी में संस्कृत भी लिखी जा रही है, देवनागरी में मराठी भी लिखी जा रही है, देवनागरी में नेपाली भाषा भी लिखी जा रही है। तो एक लिपि में अनेक भाषाएं लिखी जा सकती हैं। तो अनेक भाषाएं क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका उच्चारण अलग अलग है। ये अग्नि कहेंगे, वो आग कहेंगे, वो कुछ और कहेंगे, तो उच्चारण में अंतर हो गया, इसलिए उन भाषाओं को अलग भाषा माना गया। यद्यपि वर्णमाला वही है, लिपि वही है। तो आज मुख्य बात हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि लिपि और भाषा में मौलिक अंतर है, ये हमें जानना होगा। बहुधा लोग ये भूल कर जाते हैं, लिपि और भाषा को एक मान लेते हैं, तो समझने में समस्या आती है। तो मुख्य बात यह है कि एक लिपि में अनेक भाषाएं लिखी जाती हैं और एक भाषा को अनेक लिपियों में लिखा जाता है। तो लिपि और भाषा दोनों अलग अलग विषय हैं, दोनों को एक में नहीं मिला सकते, हमें यह जानना है। हम संस्कृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, सामान्यतः हम सबकी भाषा देवनागरी लिपि है, भाषा संस्कृत और लिपि देवनागरी है, परंतु इस संस्कृत को बंगाल के लोग बंगला में लिखेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो भाषा भी वैसे ही संस्कृत होगी, वहां भी व्याकरण संस्कृत की यही होगी जो हम यहाँ बता रहे हैं। पूरे देश में, पूरे विश्व में व्याकरण जो हमने कल वर्णोच्चारण शिक्षा बताई, वो पूरे विश्व के लिए एक समान होगी। उनकी लिपि अलग हो सकती है। आज भी जो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं,
ये सभी के लिए समान है, उनकी लिपि अलग हो सकती है। तो हमने मुख्य रूप से देखा कि भाषा के ये दो भेद हैं, मौखिक या वास्तविक भाषा, जो वास्तव में भाषा का मूल रूप वही लिखा है, भाषा का मौलिक रूप वाचिक ही होता है, भाषा शब्द का अर्थ ही है बोलना, तो भाषा वही है जो बोली जाती है। अब लिखित भाषा का एक विकास किया गया, लिपि का विकास किया गया। इससे क्या हुआ, आपने बोला हमने सुना, हमने बोला आपने सुना, और वही बात समाप्त हो गई। दूसरे तक कैसे पहुंचे, हमने क्या कहना चाहा था, अब उसे लिख दिया गया तो वो एक रूप में सुरक्षित हो गया, वो किसी और को भी दिखाया जा सकता है, देखिए भाई उन्होंने ये बात बोली थी। उसको यदि वो पढ़ सकता है उस लिपि को, तो पढ़ देगा, बता देगा कि हाँ भाई इसमें ये लिखा है, उन्होंने यही कहा होगा, उसमें ये लिखा हुआ है। तो लिपिबद्ध कर देने से, लिपि का आविष्कार कर लेने से उस बोले गए शब्दों को, भाषा को एक स्थायी रूप मिला। जैसा भी हम लोग कह रहे हैं, हजारों वर्ष पहले के शुद्ध लिपि हमको मिली, भले नहीं पढ़ सके, जब पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे। मौर्य कालीन ब्राह्मी लिपि हमको मिली, तो उसे पढ़ने में सफलता मिल गई, तो आज हम ये कह पा रहे हैं कि सम्राट अशोक ने इन शिलालेखों में ये बातें लिखवाई थी। अन्यथा सम्राट अशोक ने बोला होगा, लोगों ने सुना होगा, आज हमें कैसे पता चलता कि सम्राट अशोक क्या कहना चाहते हैं। अब उस लिपि को पढ़ करके हम जान सकते हैं कि सम्राट अशोक के क्या विचार थे, उन्होंने अपनी प्रजा से क्या कहना चाहा था। तो लिखित रूप होने से उसमें स्थायित्व आ गया, दीर्घ काल के पश्चात हम उसे जान सके। लिपि का मुख्य उद्देश्य लाभ यही है, उसे किसी भी लिपि में, किसी भी रूप में, कैसे भी आप लिखें। हाँ, तो वर्णमाला की जो हमने चर्चा कल की, वर्णोच्चारण शिक्षा में जो पूरी वर्णमाला पढ़ी गई, ये भी जाने वर्णमाला किसी भी लिपि में वही रहे, ये ध्यान देने की बात है। अ हमने बोला ये वर्णमाला का प्रथम वर्ण है अ। अब अ को बंगाल में अलग तरह से लिखा जाएगा, पंजाब में अलग तरह से लिखा जाएगा, तमिलनाडु में अलग तरह से लिखा जाएगा, ये लिपि अलग हो जाएगी, परंतु वर्ण अ ही रहेगा, वर्ण नहीं परिवर्तित होगा। वर्ण वही होगा, केवल लिखने में अक्षर का रूप बदल जाएगा, उस वर्ण का स्वरूप, लिखा हुआ रूप बदल जाएगा, परंतु उच्चारण उसका वही होगा संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण राष्ट्र में, किसी भी देश प्रदेश में। तो इसीलिए वर्णमाला भाषा का अंग है, वो सार्वभौमिक है, लिपि क्षेत्रीय हो सकती है। बंगला लिपि केवल बंगाल के लोग समझ सकेंगे, पंजाब के लोगों को वो समझ में नहीं आएगी। ये बात पंजाबी लिपि के लिए, पंजाब से बाहर अन्य लोगों के लिए होगी। परंतु जो वर्णमाला है, आ ई उ का खा गा चा छा जा आदि, ये पूरे भारत में एक समान है। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जान लीजिए। पूरे भारत की वर्णमाला एक समान है, अर्थात वो लिखा जैसे भी हो। यदि हमको बंगला लिपि, तमिल लिपि नहीं आती, तो यदि कोई लिख कर दे देगा तो हम उसमें नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। यदि उसी को, उस लिपि को जानने वाला व्यक्ति पढ़कर सुनाएगा, तो वही उच्चारण करेगा जो हम देवनागरी में करेंगे। हम देवनागरी की वर्णमाला पढ़ेंगे, वो बंगला की वर्णमाला पढ़ेगा, वो तमिल की वर्णमाला पढ़ेगा, तो वो भी उसी क्रम से उन्हीं वर्णों को वैसे ही पढ़ेगा जैसे हम देवनागरी में पढ़ेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला, क्योंकि संपूर्ण भारत में वर्णमाला एक समान है। वर्णमाला एक समान है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से, या कह लें वैदिक काल से द्वापर युग तक, उसके पहले द्वापर युग के बाद पश्चात भी वर्णमाला पूरे भारत की एक समान है। लिपि अर्थात अक्षरों के आकृति में परिवर्तन होता रहा है, आगे भी हो सकता है, कैसे कह दें कि नहीं होगा। तो अक्षरों के आकार में परिवर्तन हो जाता है, इसे कहते हैं लिपि में परिवर्तन हो गया, परंतु वर्णमाला एक समान है। भाषा का मूल आधार वर्णमाला है, संपूर्ण भारत की वर्णमाला एक समान है। संस्कृत सहित भारत की सभी भाषाएं एक ही वर्णमाला में लिखी और बोली जाती हैं। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली। तो हमारे विचार से आज की इस भाषा की चर्चा को हम लोग जहां
विराम दें पुलकित जी, क्योंकि अभी आपको वेद की कक्षा भी चलानी है, तो इस पर कुछ प्रश्न हो तो ले लिए जाएं और उसके पश्चात हम लोग वेद कक्षा चलाएंगे। और आगे के लिए देख लीजिएगा भाई, अभी हम लोगों ने इतना किया है, आगे भाषा के अंग आदि की चर्चा कल करेंगे। ओ किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, स्वागत है।